नीचे वन से एकदम ऊपर ले जाओ। ठीक है, ये देखो, ये करोगे तुम ना वो इसको रोकने के लिए, हाँ इसको रोकने के लिए बताओ, इसको मिनिमाइज कर दीजिएगा। अरे पहले इसको लाओ तो पहले चल रहा है लाइव, इधर आ। हाँ पंकज जी दिख रहा है वहाँ दिख रहा है, बारिश हो रही है बाहर। अभी दिख रहा है क्या आपके इस पर? अभी नहीं, अभी 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 आ रहा है अभी विंडो पे जाइए, नहीं, अभी अभी तो आ रही है ना, अभी देखिए। उस विंडो पे जाइए। तो मैं चालू कर रहा हूँ, चलिए। बस पीपीटी का दिखाते रहे हम, ठीक है, चलिए, ठीक, ओके, थैंक यू, चलिए शुरू कर रहा हूँ। जैसा हमने, सॉरी पहले डिस्टर्बेंस के लिए आप लोगों को, क्योंकि वो थोड़ी टेक्निकल वजह की वजह कर हमें थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है। लेकिन जो बातें हमने आपसे कही थी उसकी थोड़ी वीडियो पे थोड़ी सी हम आपको वो दिखा दें स्लाइड्स। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि क्वाइंस ऑफ डेक्कन जो हमने समझना है वो इस तरह समझना है कि हम कौन से एरिया को समझ रहे हैं। तो हम समझ रहे हैं डेक्कन को, यानी कि मॉडर्न स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक, ये हमारा एरिया ऑफ स्टडी है। इसी एरिया पर हम बात करेंगे। लेकिन मैंने बताया था कि इसकी स्टडी करने से पहले हमको थोड़ी सी ये बात जाननी होगी कि हमारे यहाँ सिक्के की शुरुआत कब से होती है इंडिया कॉन्टेक्स्ट में। जब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में करेंगे तभी हम इसको कोरिलेट कर पाएंगे सही ढंग से। तो इसमें जो बात समझना है वो ये समझना है कि 6th सेंचुरी से 5th सेंचुरी बीसी पंचमार्क की पीरियड मानी जाती है, और ये कहा जाता है कि इंडिया में क्वाइनेज की जो शुरुआत है यही पीरियड है, और इस पीरियड में क्वाइंस की शुरुआत हो रही है। अगर आप दक्कन के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो दक्कन में भी यही पीरियड है आपका जब आपके पास क्वाइंस बन रहे हैं, क्वाइन चल रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट बात बतानी थी आपको। तो यानी कि कैसे इसकी प्रूफ क्या है? इसकी प्रूफ दो है। एक तो ये है कि अगर आप आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो अमरावती होड बहुत बड़ा है जो यहाँ से मिला है। उसके अलावा महाराष्ट्र के कई जगह से, तेलंगाना में कई जगह से भी पंचमार्क के क्वाइंस मिल रहे हैं। तो क्वाइंस होड में मिल रहे हैं, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये क्वाइंस सर्कुलेशन में थे, यहाँ आ रहे थे। तो इसलिए 6th सेंचुरी बीसी की हम बात करते हैं। दूसरी चीज़ ये थी कि जो हम पंचमार्क की स्टार्टिंग बात करते हैं, ये कॉइन आपके इस पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, आप देख सकते हैं इसमें अर्लीस्ट कॉइन जो हमारे देश का जिसको हम पंचमार्क कहते हैं, इसमें दो ग्रुप बनाया गया था। एक को हम बोलते हैं लोकल पंचमार्क और दूसरे को इम्पीरियल पंचमार्क। तो ये लोकल पंचमार्क के कुछ फोटोग्राफ आपको दिखाया जा रहा है। ये गंधार की है, ये कुंतल है जो कि महाराष्ट्र के, ये वाई टाइप का हम लोग पॉइंट्स इसको बोलते हैं, जो आपको इस एरिया में मिलता है महाराष्ट्र के एरिया से। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर भी कॉइन ऐसे बन रहे हैं। फिर लोकल में आपको और भी एक टाइप दिखाया जाएगा लोकल में, जिसको आप काशी का कॉइन्स कह सकते हैं। ये भी पंचमार्क के हैं, काशी है। ये आपको सिर्फ बताने के लिए है पंचमार्क की, ये जो कौशल और ये है, ये पंचमार्क को दिखाने के लिए, समझाने के लिए कि कैसे कॉइन होते थे। ये मगध के कॉइन्स हो गए और ये आपके मौर्यन के कॉइन्स हो गए। यहाँ पर आपको बताया गया है कि मौर्यन डायनेस्टी की जो कॉइन है, जिसको हम यूनिवर्सल सीरीज़ कहते हैं, इम्पीरियल सीरीज़ कहते हैं, ये टाइप हमारे पास हर जगह से देखने को मिल रही है, पूरे इंडिया में देखने को मिल रहा है। तो यह आंध्र प्रदेश में भी और महाराष्ट्र में भी और कर्नाटक से भी ये चीज़ें हमको देखने को मिल रही है। यहाँ पर ये बताना था। इसी पीरियड में एक और टेक्निक थी जिसको हम अनस्क्राइब कास्ट कॉपर कॉइन्स के नाम से जानते हैं, अनस्क्राइब EUCC कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये कॉइन आपको दिखाया जा रहा है, ये भी आपको इस एरिया से मिल रहा है। कहने का मकसद ये है कि भारत में जो चीज़ नॉर्थ इंडिया के हिस्से में या दूसरे हिस्से में चल रही है, वो चीज़ हमारे दक्कन के हिस्से में भी चल रही है। यहाँ पर आपको इसी कॉइन्स की कुछ और कॉइन्स को दिखाने की कोशिश की जा रही है ताकि आप समझ लीजिए।
यहाँ एक हम इम्पॉर्टेंट बात पर आपसे बात करना चाह रहे हैं, वो ये कि सातवाहन एक ऐसा वंश है भारत में, खास के दक्कन में, जो एशियन पीरियड में एक पावरफुल डायनेस्टी है, जो फर्स्ट सेंचुरी एडी बीसी से लेकर के थर्ड सेंचुरी एडी तक ये रूल कर रहा है, और इसको इस हिस्से में काफ़ी बड़ी ताकत के रूप से हम इसको देख रहे हैं। इनके कॉइन्स की दो खास बात मैंने पहले बताई थी, फिर एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। पहली बात ये है कि ये बेस मेटल में ज़्यादा इनके कॉइन बनते हैं, यानी कि कॉपर में आपको मिलेंगे, या लीड में मिलेंगे, या प्रोटीन में मिलेंगे। इसमें एनिमल का डिपिक्शन काफ़ी देखने को मिलेगा, चाहे एलिफेंट दिखे या कभी लायन दिखता हो, ये एक डिपिक्शन है, और अलग अलग सिम्बॉल्स होते हैं। ये एक जो कॉइन आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, ये एक्चुअली सातवाहन के कंटेम्प्री है, हस्ती डायनेस्टी जो है वरापुरम में, ये उनके कॉइन्स हैं। सातवाहन से पहले नहीं है, बल्कि वहाँ पर जो है सातवाहन का कंट्रोल थोड़ा बाद में होता है, लेकिन ये हिस्सा जो है वहाँ पर ऐसे कॉइन चल रहे हैं, जिसको हम सातवाहन टाइप के कॉइन से देखते हैं। लेकिन कुछ लोग इसको एग्जैक्ट एट्रीब्यूशन जो है ये हस्ती का माना जाएगा। दूसरा एक और कॉइन का टाइप है जो वडमनु से देखने को मिल रहा, गुंटूर में, आंध्र प्रदेश में, वो भी इसी पीरियड में, ये कंटेम्प्रेरी टू सातवाहन है, ये सातवाहन के पीरियड में वहाँ रूल कर रहे हैं। सातवाहन की दूसरी बड़ी इम्पोर्टेंस ये है कि सातवाहन ने अपने सिक्कों में लोकल तरीके के कॉइन चलाए। अगर वो जुन्नर से कॉइन चला रहे हैं तो जुन्नर का अलग टाइप बनेगा, अगर वो उन्होंने नेवासा से चलाया तो नेवासा का अलग टाइप बन रहा है, अगर वो नासिक से चला रहे हैं तो वो अलग टाइप है। तो यहाँ पर जो आपके स्क्रीन पर है वो जुन्नर का कॉइन्स है, जुन्नर वाले टाइप के कॉइन्स को आप देख सकते हैं। दूसरा आप देख लीजिए यहाँ पर नेवासा के कॉइन्स को, जो नेवासा में के एरिया से निकले हुए कॉइन्स हैं, महाराष्ट्र में अहमदनगर के पास नेवासा है, ये आप देख सकते हैं। ये आपको कोटलिंगाना हमारे आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, यहाँ से ऐसे कॉइन चला है। तो हर एरिया में अगर आप देखिएगा तो वो डिफरेंस होता जा रहा है, वो अलग है। अब जैसे ये पैटर्न का कॉइन्स है, ये पैटर्न के रीजन से चल रहा है, वो यहाँ पे इस टाइप का चल रहा है। तो एक लोकल पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है और बेस मेटल को फॉलो किया जा रहा है। सातवाहन का ये कॉइन भी देखिए, जिसको उज्जैन सिंबल वाला कॉइन्स कहते हैं, ये काफ़ी मिलते हैं। अगर आप सातवाहन को देखिएगा तो उज्जैन सिंबल के कॉइन, एलिफेंट एंड उज्जैन सिंबल बहुत ज़्यादा कॉमन कॉइन्स हैं, हर तरह के मिलते हैं। सातवाहन के कुछ कॉइन्स चांदी के भी आपको देखने को मिल रहे हैं, जो यहाँ पर आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक है वशिष्ठपुत्र पुलमावी का और दूसरे गौतमपति यानी सतकर्णी का। ये दोनों कॉइन्स को आपके सामने दिखाया गया है स्क्रीन पर। तो ये आप ये समझ सकते हैं कि कॉइन जो कॉइन है वो टाइपोलॉजी क्या थी। देखिए, इस पूरे पे जो लेक्चर है, ये जो डिस्कशन है, उस डिस्कशन का मकसद क्या है वो मैं पहले बता चुका हूँ आपको। ये मकसद ये है कि हम आपसे एक टाइपोलॉजिकल इंट्रोडक्शन दे दूँ बस, और कुछ ये इसमें और बड़ी रिसर्च नहीं है। ये टाइपोलॉजिकल इंट्रोडक्शन है डेक्कन के कॉइन्स को, कि आप कैसे डेक्कन के कॉइन्स को मिलेंगे। और हम इसमें आपको 5th सेंचुरी बीसी से लेकर के आप 19th सेंचुरी तक हम आपको बताने वाले हैं इस पूरे पेपर में। अब सातवाहन के बाद एक और डायनेस्टी है जो इस रीजन में कुछ कॉइन्स उसके मिल रहे हैं, जिसको आप वेस्टर्न क्षत्रप के नाम से जानते हैं। ये वेस्टर्न क्षत्रप के कॉइन्स चांदी के ज़्यादा मिल रहे हैं। कहा जाता है कि ये रोमन इन्फ्लुएंस है, ग्रीक और रोमन में है, तो इसलिए ये कॉइन्स यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, जिसमें बस्ट देखने को मिल रही है बादशाह किंग की, और दूसरी तरफ बो एंड ऑरो देखने को मिलता है। ये दूसरा कॉइन और इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि ये वो कॉइन है जिसमें ओवर स्टेक बाई गौतमी पुत्र सतकर्णी ने नाहपान के कॉइन्स पर काउंटर स्ट्रक किया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉइन है, इसलिए यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि नाहपान के कॉइन्स पर कैसे काउंटर स्ट्रक किया गया, और ये साफ दिख रहा है कि फेस पर वो सिंबल जो है उसमें देखा जा सकता है। एक और कॉइन है सातवाहन वेस्टर्न क्षत्रप का ही, जिसको आप नाहपान का कॉइन देख सकते हैं, जिसमें भी लाइन जैसा है और कुछ अदर बो एंड ऑरो दिख रहे हैं। वेस्टर्न क्षत्रप के ख़त्म होने के बाद जो दूसरी डायनेस्टी भारत में आ रही है इस एरिया में, उस एरिया में हम वो देखते हैं गुप्ता सिल्वर कॉइन्स। गुप्ता के जो सिल्वर कॉइन है वेस्टर्न इंडिया से, वो बेसिकली क्षत्रप के कंटिन्यूएशन का कॉइन है। जो चीज़ क्षत्रप ने चलाया था उसी को कंटिन्यू की, इसी वजह कर गुप्ता के सिल्वर कॉइन जो है वो नॉर्थ इंडिया में कम मिलेंगे आपको, यहीं से चल रहे हैं, और ज़्यादातर जो कॉइन है वो इस तरह के हैं जो आपको दिखाया जा रहा है। हम फिर पोस्ट गुप्ता की बात करेंगे। पोस्ट गुप्ता के बाद में हम ये देख रहे हैं कि पोस्ट गुप्ता में वो सिक्के चले जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है जिसका हम आपसे जिक्र करते चले। एक तो विष्णु कुंदीन डायनेस्टी है, जिसका आपने नाम सुना होगा।
दूसरी एक और डायनेस्टी है जिसको हम ईस्टर्न चालुक्य कहते हैं। तो ईस्टर्न चालुक्य के कॉइन्स आप देख सकते हैं, ये गोल्ड के कॉइन्स हैं और ये पंचिंग टेक्निक के वाले कॉइन्स बनाए हुए हैं जो आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पर। पंचिंग टेक्निक जो पहले आपने पंचमार्क कॉइन देखा, जो टेक्निक यूज़ किया गया था, यही चीज़ इसमें यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। और ईस्टर्न चालुक्य के ये कॉपर के कॉइन्स पे आप देख लीजिए, स्क्रीन पर आपके है, ये कॉपर का कॉइन्स है ईस्टर्न चालुक्य में, ये आपको दिखाया जा रहा है। फिर उसके बाद यादवास ऑफ देवगिरी, ये यादवास ऑफ देवगिरी के कॉइन्स भी हैं जो आपको हम दिखा रहे हैं। इसको भी हम पंचिंग टेक्निक से बनाया था, इसको भी हम पद्म टंका के नाम से जानते हैं। पद्म टंका जिसको आप बोलते हैं, वो पद्म टंका के नाम से जानते हैं। यहाँ के बाद हम आपसे नई बात करेंगे, दूसरी बात करेंगे, एक नई चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक बैकग्राउंड आपको बना फर्स्ट एशियन पीरियड से लेके यादवास तक, यानी कि 9th सेंचुरी तक आपको बताया गया कि हिंदुस्तान में कॉइन कैसे चल रहे हैं और उसकी क्या पैटर्न बने। मिडिवल पीरियड में यानी कि मध्यकालीन भारत की जब आप बात करते हैं तो एक नया ट्रेडिशन का सिक्का शुरुआत हो जाती है भारत में, और वो ट्रेडिशन धीरे धीरे भारत के अधिकतर हिस्सों में चलने लगते हैं। और ये शुरुआत कब होती है? ये शुरुआत होती है भारत में दिल्ली सल्तनत के स्थापना के बाद। जब दिल्ली सल्तनत आ जाते हैं तो दिल्ली सल्तनत के आने के बाद हमारे यहाँ एक नए ट्रेडिशन के कॉइन्स को देखने को देखा जाता है। हम दिल्ली सल्तनत के कॉइन्स पर बहुत लंबा डिस्कशन नहीं करेंगे, हमारा डिस्कशन चूँकि दक्कन पर है तो हम एक पासिंग रेफरेंस के तरह से आपके पास चलते जाएंगे। यहाँ पर आपको दिल्ली सल्तनत के कॉइन्स को दिखाने की कोशिश की गई है। ये इल्तमश का कॉइन है, इसको माना जाता है कि ये टाइपोलॉजी है जिसमें इंस्क्रिप्शन बेस्ड कॉइन बनने लगा। हमने अगर आप पुराना कॉइन देखेंगे, आप अपने एशियन पीरियड के कॉइन देखेंगे, तो अगर एक डेफिनेशन पूछा जाए तो आप ये बताएंगे कि हमारे देश के इन सिक्कों में ख़ास बात क्या है। ख़ास बात ये है कि ये सिक्के जो होते थे इसमें इंस्क्रिप्शन ज़्यादा आता है, लिखावट ज़्यादा आती है। जब लिखावट ज़्यादा आती है तो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा आती है। चूँकि सिक्के को आप पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि क्या लिखा हुआ है, तो इसमें डेट आती है, बादशाह का नाम आता है, टकसाल का नाम आता है, ये इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रही है। ये एक ख़ास तरह के कॉइन्स बनने लगे भारत में। और पहले के सिक्के में जो होते थे उसमें लिखने की परंपरा है, लेकिन लिखने की परंपरा कम है, तस्वीर बनाने की परंपरा, पिक्चर बनाने की परंपरा ज़्यादा हमने देखा है। इसी तरह से दूसरा बादशाह है जो आपको अलाउद्दीन मोहम्मद शाह यानी कि अलाउद्दीन खिलजी इसको कहते हैं, उसके कॉइन्स को हम यहाँ पर देख सकते हैं। और बादशाह अपना नाम भी लिखता है, अपना टाइटल भी लगाता है। अब जैसे अलाउद्दीन खिलजी अपने को बोलता है मैं सिकंदर सानी हूँ, यानी कि सेकंड अलेक्जेंडर बोलता है अपने आप को। ये सारी चीज़ें इन सिक्कों पर देखने को मिल रही थी। ये जो पीरियड है इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर दक्कन जो है अब दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल में आ चुका है। ग्रेजुअली इल्तमश के पीरियड में तो नहीं, लेकिन हाँ अलाउद्दीन के खिलजी के पीरियड आते आते दक्कन का कुछ हिस्सा, खास करके महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा जो है वो दिल्ली के कंट्रोल में आ गया और दिल्ली वहाँ से बैठ के कंट्रोल कर रही है। और ग्रेजुअली जब दिल्ली कैप्चर हो जाए, जब महाराष्ट्र के हाथ में आता है तो फिर तेलंगाना और फिर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक को भी कैप्चर करती है ये पावर। अब इस पावर में क्या हुआ कि एक यहाँ पर हम जो दक्कन की पीरियड के कॉइन देखेंगे वो यहाँ पर वही कॉइन आपको देखने को मिल रहा है जो रीजन में सर्कुलेशन में है, वो दिल्ली सल्तनत के कॉइन्स हैं। कुछ यादवास के होंगे, कुछ उस्पक के होंगे, ककटियास के भी कुछ बहुत कम कॉइन्स मिलते हैं ककटियास के। तो बहरहाल ये कॉइन्स हमको इस एरिया में देखने को मिल रहे हैं। एक और बड़ा बादशाह गुजरा है जिसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के आते आते दक्कन का बड़ा हिस्सा दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल में आ गया पूरी तरीके से। वो चाहे आंध्रा का हिस्सा हो, चाहे वो तेलंगाना का हो, चाहे कर्नाटक का है, वो एक बड़ा हिस्सा जो है वो कंट्रोल कर रहा है मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली से बैठ करके। और यहाँ पर टकसाल भी बनना, दौलताबाद में जो देवगिरी है, आज के देवगिरी मिंट से भी सिक्के चलाया, अलाउद्दीन खिलजी के पीरियड में चला, उसके बाद फिर हम गयासुद्दीन तुगलक के पीरियड में देख रहे हैं, फिर आपको दौलताबाद के मिंट से टोकन करेंसी चल रही है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये कॉइन जो है वो टोकन करेंसी है मोहम्मद बिन तुगलक की, जो आपके स्क्रीन पर है, जिसको ये दिल्ली से भी चलता है, दौलताबाद से भी चलता है, कई मिंट से चला, उसमें एक दौलताबाद भी इंपॉर्टेंट मिंट है जिसमें चलाया गया उसमें। अब यहाँ से हम दूसरे इसमें इंटर कर रहे हैं। भारत में इनकी हुकूमत बड़े हिस्से में कंट्रोल हो चुकी थी, दक्कन भी कर रही थे कि, लेकिन दक्कन पर दिल्ली सल्तनत का प्रभाव बहुत दिन तक नहीं रह पाया।
दिल्ली सल्तनत पर प्रभाव इसलिए नहीं रहा कि दो ताकतें मोहम्मद बिन तुगलक के पीरियड से ही एक इमर्ज कर गई। मोहम्मद बिन तुगलक के पीरियड में राइज भी देखने को मिल रहा है दिल्ली सल्तनत का, और डिक्लाइन भी शुरू हो जाती है मोहम्मद बिन तुगलक की ज़िंदगी से ही। तो इसमें दक्कन इंडिपेंडेंस बहुत दिन तक इनको नहीं छोड़ पाया, अपने इंडिपेंडेंस को अलग से कर लिया, बोला कि नहीं हम ये कोई तरह से भी ये ऐसा उन्होंने किया कि वो अपने आप को दिल्ली के कंट्रोल से अलग हो गए। इतनी ताकत अपनी इमर्ज कर ली इस हिस्से में, तो इस हिस्से में दो ताकत इमर्ज की। जैसे ही आप दक्कन बात करेंगे तो दो ताकत की बात करना पड़ेगा। एक है विजयनगर, जो हम्पी से कंट्रोल कर रहा है, हम्पी कैपिटल है, और पार्ट ऑफ कर्नाटक और कुछ हिस्सा आंध्रा का, ये सारा हिस्सा इनके कंट्रोल में है। दूसरा एक और जो वंश है, दूसरी जो ताकत है, वो ताकत है जिसका नाम हम बताते हैं बहमनी वंश। पहले जो स्थापना होती है वंश की वो होती है विजयनगर वंश की, फिर बाद में बहमनी के वंश की स्थापना होती है। ये दो ताकतें इमर्ज कर रही हैं और इनकी आपस में लड़ाई भी हो रही है, इनके आपस में दोस्ती भी हो रही है, और फिर आपस में क्वाइन भी इनके चल रहे हैं। तो ये दो ट्रेडिशन पर सिक्के चल रहे हैं भारत में, एक इस दक्कन में, एक ये विजयनगर वाले क्वाइंस और दूसरे जो है आपके बहमनी के क्वाइंस। अब दो चीज़ को और समझना, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपको जानना है कि मैंने बताया था कि मध्यकालीन भारत में एक नए ट्रेडिशन पर सिक्के चले, जो जनरली इस्लामिक ट्रेडिशन कहा जाता है, उस सिक्के पर चले। तो मध्यकालीन भारत में विजयनगर का जो वंश है वो ऐसा वंश है जिसने एक ये जो मध्यकालीन भारत के सिस्टम को फॉलो नहीं किया, यानी कि जो इस्लामिक ट्रेडिशन का क्वाइन चला आ रहा था उस ट्रेडिशन पर उसने अपने सिक्के को नहीं निकाला, बल्कि कौन से सिक्के चलाए, वो जो भारत में पुराने प्राचीन कालीन के जो क्वाइन चल रहे थे उस ट्रेडिशन को फॉलो किया। जब आप उस ट्रेडिशन की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिक्के पर पोर्ट्रेट आने लगी, फ़ोटो आने लगी, चाहे राजा रानी की फ़ोटो हो या देवी देवताओं की फ़ोटो हो या कोई पक्षी की फ़ोटो, कोई रिलीजियस सिम्बॉल्स हो, और इंस्क्रिप्शन आया, लेकिन छोटा इंस्क्रिप्शन देखने को मिल रहा है। तो इंस्क्रिप्शन आपको कन्नड़ में भी देखने को मिला और देवनागरी में भी देखने को मिला। तो देवनागरी और कन्नड़ दोनों अलग अलग लिपि में आपको भारत के इस विजयनगर के क्वाइंस में देखने को मिला, और साथ साथ आपको इसमें आपको ट्रेडिशन जो है वो टोटली नया ट्रेडिशन, यानी कि पुराना ट्रेडिशन को फॉलो किया गया। भारत की प्राचीन कालीन के जो ट्रेडिशन था उसी ट्रेडिशन को फॉलो किया जा रहा है। यहाँ पर हम और एक चीज़ को बताना चाह रहे थे आपके साथ, वो ये बताना चाह रहे थे कि गोल्ड के कॉइन चले विजयनगर के, सिल्वर के चले, कॉपर के। गोल्ड के कॉइन्स काफ़ी देखते हैं, तो ये गोल्ड के कॉइन्स की कुछ फ़ोटो मैंने देखा है जिसमें शिव पार्वती की फ़ोटो दिखाई जा रही है और कृष्णा देवा राजा का, फिर कहीं पर गरुड़ की फ़ोटो दिखाई जा रही है। गॉड एंड गॉडेस को काफ़ी डिपिक्शन दिया गया, उसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस दी गई। यहाँ पर विजयनगर के कॉइन्स को फिर आप देख सकते हैं, कॉपर के कॉइन्स से विजयनगर के एलिफेंट का डिपिक्शन है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब दूसरा ट्रेडिशन पर हम बात करेंगे, ये ट्रेडिशन जो है हमारा, जिसको हम बात करते हैं बहमनी के कॉइन्स की। तो बहमनी के जो कॉइन्स है जो आप देख रहे हैं, वो बहमनी का कॉइन क्या है, ये ट्रेडिशन कौन सा? बहमनी ने दिल्ली सल्तनत के ट्रेडिशन को फॉलो किया, ना कि विजयनगर के जैसा। विजयनगर ने अपना ट्रेडिशन फॉलो किया, बहमनी ने दिल्ली सल्तनत के सिक्के को फॉलो किया। चाहे वेट स्टैंडर्ड हो, चाहे वो टाइपोलॉजी हो, इन सब जगह पर दिल्ली सल्तनत को ही फॉलो किया जा रहा है। अब इसमें क्या हुआ, इंस्क्रिप्शन का काफ़ी ध्यान दिया गया कि इंस्क्रिप्शन लगाए जाएंगे, बादशाह के टाइटल्स लगाए जाएंगे। तो जो दिल्ली सल्तनत के बादशाह लगाते थे, कभी अपने को सिकंदर उसानी मोहम्मद बिन अलाउद्दीन खलजी ने कहा, तो वैसे ही सिकंदर उसानी का टाइटल आपके बहमन शाह ने भी लगाया। बहमन शाह जो पहला बादशाह है, इसका जो सबसे पावरफुल बादशाह शुरुआती दौर में जो चला है, बहमन शाह। तो अलाउद्दीन बहमन शाह का कॉइन है ये आपके स्क्रीन पर, और इस स्क्रीन में आप देख सकते हैं सिकंदर उसानी लिखा हुआ कॉइन्स को इसमें देख सकते हैं। यमीन खिलाफा नासिर मोमिन, ये पहला टाइप का कॉइन्स है। तो इन्होंने चांदी के बीच है, और ये 11 ग्राम के वेट स्टैंडर्ड है। 11 ग्राम का वेट स्टैंडर्ड जो है वो दिल्ली को फॉलो किया जा रहा है।
और इसको टंका कहा गया। जैसे दिल्ली सल्तनत में चांदी के सिक्के को टंका कहते थे, इन्होंने भी अपने चांदी के सिक्के को टंका ही कहा। इनके कॉइन चांदी के भी मिलते हैं, गोल्ड के भी मिलते हैं, कॉपर के भी मिलते हैं। दूसरा जो बादशाह है, मोहम्मद शाह नाम का बादशाह है, तो उसने भी वही पैटर्न को फॉलो किया। लेकिन अब थोड़ा सा फ़र्क क्या हुआ, इंस्क्रिप्शनल चेंजेस आने लगे। जो टाइटल, जो चीज़ें वो लगाते थे दिल्ली वाले, वो नहीं लगाया, बल्कि वो अपने अंदाज के को डेवलप किया और अपने डेवलप को, अपने चीज़ों को बताते हैं। वो अपने हिसाब से टाइटल लगाते हैं। टाइटल उनका दिल्ली वाला नहीं लगता है, वो अपना टाइटल लगाते हैं। ये एक नई चीज़ आई इस पीरियड में। अब दूसरा एक और हम आपको बता रहे थे यहाँ पर कि ये मोहम्मद शाह का कॉपर कॉइन, तो इनके कॉइन गोल्ड में भी चले, सिल्वर में भी चले और कॉपर में चले, जैसे मैंने बताया। तो ये मोहम्मद शाह जो अवुल मुज़फ़्फ़र मोहम्मद शाह लिखा हुआ है इसमें, और बहमन शाह बिन बहमन शाह सुल्तान, तो उनके कॉइन्स को यहाँ पर आप देख सकते हैं। ताजुद्दीन फ़िरोज़ एक बादशाह है, उसके कॉइन्स को हम यहाँ पर देख रहे हैं। ताजुद्दीन फ़िरोज़ के कॉइन्स को देख रहे हैं। ताजुद्दीन फ़िरोज़ पर अहमद शाह के कॉइन्स को यहाँ पर देखा जा रहा है। हम यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर करना चाह रहे हैं, आपको और बताना चाह रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि ये वो पीरियड है जिसमें एक नया रिवोल्यूशन, एक नया चेंज आया जो दिल्ली से अलग हुआ, ख़ास करके कॉपर के कॉइन्स पर। दिल्ली सल्तनत में कॉपर के कॉइन्स और जीतल के बड़ी रिवाज थी, यानी कि बिलन के कॉइन्स खूब चलते थे, छोटे कॉइन 3.5 ग्राम के। इन्होंने क्या किया कि वो छोटे वाले कॉइन जो होते थे उसको बंद किया, और हेवी कॉपर कॉइन्स, यानी कि 10 ग्राम के, 12 ग्राम के ऐसे सिक्के, 14 ग्राम के, बेमनी में काफ़ी कॉइन्स चले कॉपर के, जो 12 ग्राम, 16 ग्राम, 18 ग्राम के कॉइन भी बेमनी के बादशाहों ने चलाए। तो ये एक नया रिवोल्यूशन था, एक नई चीज़ थी, नया अंदाज था जो दिल्ली से अलग हुआ। एक तो मैंने बताया टाइटल्स अलग हो गए, जो पहले दिल्ली वाले बादशाह नहीं लगाते थे, ये बादशाह लगाते हैं, तो ये टाइटल अलग हो गए। और दूसरी चीज़ ये आ गई, बहमनी कुछ दिन तक कंट्रोल करता है, तकरीबन 200 साल तक भारत के इस हिस्से को, यानी कि आपका महाराष्ट्र का हिस्सा, उसके बाद फिर आपके कर्नाटक का कुछ हिस्सा, कुछ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये पूरा हिस्सा उसके हाथ में कंट्रोल में है। धीरे धीरे बहमनी का डिक्लाइन होता है, उनका डिसइंटीग्रेशन होता है, जवाल शुरू होता है। ये क्या होता है, ये इस तरह से होता है कि इनके अपने गवर्नर वो स्ट्रांग हो जाते हैं और हम बादशाह कमज़ोर है और अपने आप को वो अलग बनाना शुरू कर देते हैं। इसमें बहमनी से 5 ख़ानदान अलग हो गए। उसमें एक ख़ानदान का नाम है आदिल शाही ख़ानदान, दूसरे जो कि बीजापुर में कंट्रोल कर रहा है। दूसरा ख़ानदान है जिसका नाम है निज़ाम शाही ख़ानदान, जो कि रूल कर रहा है आपके अहमदनगर में। तीसरा ख़ानदान है जिसको आप गोलकुंडा के नाम से जानते हैं, कुतुब शाही ख़ानदान, जो कि गोलकुंडा में रूल कर रहा है। चौथा बरीश शाही जो बिरार में है, और एक जो है इमाद शाही बिरार में। तो ये 5 ऐसी डायनेस्टी है जो बहमनी के बाद अलग हुए और बहमनी के बाद इनका कंट्रोल होने लगता है। बहमनी में इनकी इम्पोर्टेंस देखने को मिलती है आपको। अब यहाँ इनके कॉइन्स को आप देख सकते हैं, बहमनी के कॉइन्स को। ये कॉपर के कॉइन्स हैं, तो बहमनी के कॉइन्स कॉपर के भी चले, कैमनी के कॉइन्स गोल्ड के भी चले, और बहमनी के कॉइन्स सिल्वर में भी चले। इसी तरह से आदिल शाही के कॉइन्स गोल्ड में चले, सिल्वर में चले और कॉपर में चले। ये आदिल शाही के आपको कॉपर के कॉइन्स दिखाए जा रहे हैं यहाँ पर, और ये आदिल शाही के आपको सिल्वर का कॉइन देखिए थोड़ा डिफरेंट है, इसको लैरिन के नाम से जानते हैं। और ये आदिल शाही के सिक्कों में बड़ा पॉपुलर रहा और बड़ी इम्पोर्टेंस है कि ये दाबोल से इशू होता था। दाबोल मिंट है इसमें, रत्नागिरी के पास कोंकण में ही दाबोल है, वहीं पर एक जगह है, वो वहाँ से ये कॉइन चलाए हुए हैं, जिसको हम आदिल शाही कॉइन्स के नाम से जानते हैं। लैरिन कहा जाता है इसको। ये हेयर पिन जैसा होता है। इसके पीछे क्या हाइपोथेसिस है कि ऐसा कॉइन क्यों चलाया गया, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो इसके हाइपोथेसिस ये दी गई कि ये एक ख़ास टाइप का कॉइन था, जो लार एक जगह है ईरान में, और ये कहा जाता है कि ईरानियन मर्चेंट के साथ भारत का व्यापारिक संबंध था, ख़ास के आदिल शाहियों का। और ये उस टाइप के कॉइन लेके आते थे। इसमें क्या होता था कि आप अपने बेल्ट जैसा बना करके इसको टक इन कर सकते थे अंदर में। होता क्या था कि सी पायरेसी बहुत कॉमन हुआ करती थी। व्यापारी आ रहा है, व्यापारी का आपने माल लूट लिया गया, तो ये सी पायरेसी कॉमन होती थी। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया था कि इस टाइप के इसको बना के रखा था, ऐसे कॉइन्स को।
जो एक अहमियत रखता है यहाँ पर हमारे यहाँ। तो ये कॉइन जो है इसीलिए लैरिन भी कहा गया, चूँकि लार के रीजन से आया है। और ये इसमें ये था कि अगर सपोज़ कीजिए कि पायरेसी हुई, पायरेट आए भी लूटने के लिए आपको, तो आप अपना माल लगा बचा सके तो अपनी जान माल भागते थे। तो आपके पास पहले क्या होता है कि आपका जो माल है, गठरी है, पैसे हैं, वो अलग रखे हुए हैं। अब यहाँ पर पैसे आपके आपके कमर में है या आपके पॉकेट में है, आपने टक इन किया हुआ है, तो अगर आप अपनी लाइफ को बचा लिया तो अपने पैसे को बचा लिया। तो ये लैरिन के पीछे ये हाइपोथेसिस दी गई है। तो ये बहरहाल लैरिन का कॉइन है। इनके गोल्ड कॉइन्स जो मिले हैं बहुत कम मिले हैं, मिले हैं लेकिन बहुत कम मिले, एक दो चीज़ें। एक चीज़ और बताना चाह रहे थे आपको यहाँ पर कि बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो चूँकि हमने बताया था कि मेडिवल कॉइन्स की ख़ास बात क्या है कि इंस्क्रिप्शन बेस्ड कॉइन होता है। और इंस्क्रिप्शन बेस्ड कॉइन होने से क्या होता है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है और आप इंटरप्रेट करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। अब उसमें आपकी जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उससे आप वो उस बादशाह के उसके उसके नज़रिया को समझते हैं। वो क्या सोचता है, वो किस धर्म का मानने वाला है, उसके किस पंथ का मानने वाला है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाती है, क्योंकि वो राइटिंग से पता चलता है वो क्या लिख रहा है। जैसे मान लीजिए कि हमने एंशियंट पीरियड के कॉइन देखा है, अगर गौतम बुद्ध के कॉइन दिख का आपकी फ़ोटो आ रही है कनिष्क के कॉइन में, तो ये आपको मालूम हुआ कि कनिष्क कन्वर्ट हुआ था बुद्धिज़्म में, तो इसलिए उसने गौतम बुद्ध की फ़ोटो बनाई। इसी तरह से ग्रीक बादशाह जो हैं वो अपने ग्रीक देवी देवता की फ़ोटो बना रहे हैं, भारतीय जो शासक है वो हिंदू देवी देवता की फ़ोटो बना रहे हैं अपने हिसाब से, कि जिसको मानता है, जिस पर उनका भरोसा है, जिस पर उनका यकीन है। ऐसे ही मुस्लिम शासक थे, इन लोगों ने क्या किया था, इन्होंने अपने धर्म के हिसाब से चीज़ों को लिखी थी। और वो रिफ्लेक्शन होता है कॉइन्स के इंस्क्रिप्शन से। जब आप कॉइन्स के इंस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं तो ये रिफ्लेक्ट कर देता है कि ये क्या होता है, ये क्या है, इसके पीछे रीज़न क्या, क्यों लिखा गया। तो वो सारे कंसेप्ट इसमें देखने को मिले, जो दिल्ली सल्तनत में देखने को मिला है वो यहाँ पर भी देखने को मिला। लेकिन एक फ़र्क है यहाँ पर, ख़ास करके आदिल शाही के कॉइन्स पे बड़ी इंपॉर्टेंस है। इससे पहले कहीं पर नहीं देखा गया है भारत में, बाद में आया है लेकिन इससे पहले कहीं नहीं देखा गया। जितने भी सिक्के आपने पहले देखे हैं वो सारे सिक्के जो हैं वो इन्फ्लुएंस किसके हैं, वो इन्फ्लुएंस होते थे, वो आपके इनके इन्फ्लुएंस होते थे, यानी कि सुन्नी इन्फ्लुएंस होते थे। और यहाँ पर एक शिया इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, इंस्क्रिप्शन जो बताता है वो शिया इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है इस पीरियड में। तो ये एक इम्पॉर्टेंस है ख़ास करके आपके आदिल शाही कॉइन्स में। ये कुतुब शाही के गोलकुंडा के कॉइन्स हैं, जो आपके कॉपर के ज़्यादातर कॉइन्स इनको मिलते हैं। कुछ कॉइन्स सिल्वर कॉपर के मिले हैं, लेकिन इनके आज तक इनके सिल्वर के कॉइन रिपोर्टेड नहीं है कोई भी अभी तक। जो भी कॉइन मिले हैं वो गोल्ड आपके कॉपर में ही देखने को मिले हैं, कुछ गोल्ड कॉइन मिले हैं। ये निज़ाम शाही के कॉइन्स हैं। निज़ाम शाही के भी अधिकतर जो सिक्के आपको देखने को मिलेंगे वो कॉपर में ही मिलेंगे, सिल्वर के नहीं मिले हैं। गोल्ड के इनके 2-4 कॉइन पब्लिश हुए हैं कुछ दिन पहले, तो गोल्ड कॉइन्स इनके भी हैं, वो देखने को मिल सकते हैं। ये भी आप देख सकते हैं निज़ाम शाही के कॉइन्स को, यहाँ पर स्क्रीन पर निज़ाम शाही कॉइन्स है आपके सामने। बरिश शाही के कॉइन्स हम आपको दिखा रहे हैं, कम मिलते हैं बरिश शाही के कॉइन। बरिश शाही बेसिकली क्या था कि बरिश शाही जो कासिम बरीद और इमाद बरीद ये जो थे, ये बेसिकली लास्ट 3 बादशाह को पपेट बना के रखे थे अपने हाथ में। महमूदी का जो 3 बादशाह था, महमूद, उसके बाद कलीमुल्ला, वलीउल्लाह और कलीमुल्ला, ये 3 बादशाह ऐसे थे जो इनके कलश में थे, इनके हाथ में थे, इनके हुक्म पर काम करते थे। और ये कहा जाता है कि जितने भी कॉइन आपको कलीमुल्ला वलीउल्लाह के देखने को मिलते हैं, अधिकतर कॉइन ये समझ लीजिए कि इनके ही निकाले हुए थे, इनके हुक्म पर चलते थे, क्योंकि उनके पास कोई पावर नहीं था। वो बादशाह ऐसे थे, कमज़ोर थे, उनके पास खुद की कोई पावर नहीं थी, जो पावर थी वो पावर इनके ही पास थी। अब यहाँ जब आप इस पीरियड में आ जाते हैं, ये डायनेस्टी ख़त्म होती है। इनको कौन ख़त्म करता है नगद में? इनको ख़त्म करता है मुग़ल। ये हुकूमत चल रहे हैं। बहमनी की डिक्लाइन कैसे हुई, विजयनगर की एम्पायर कैसे हुई, कि विजयनगर की लड़ाई हुई बहमनी के साथ, कई लड़ाई होती थी, उसमें 1565 में तेलिकोटा के बाद उनकी डिसिसिव डिफीट होती है उनकी, और डिफीट होने के बाद फिर उनका डिसइंटीग्रेशन धीरे धीरे होता है और वो विजयनगर ख़त्म हो जाता है। फिर नायकास के रूप में वो इमर्ज करते हैं वहाँ पर छोटे छोटे डायनेस्टी में।
यहाँ पर बहमनी का क्या हुआ कि बहमनी डिक्लाइन तो की, और बहमनी के बाद 5 ऐसी ऐसी डायनेस्टी बनी, और ये ताकतवर बने अपने अपने हिस्से में, कोई कर्नाटक में, कोई महाराष्ट्र में, कोई आंध्रा में, इस हिस्से में वो कंट्रोल कर रहे थे अपने अपने हिसाब से। और इस ताकत को ख़त्म करने में मुग़ल का हाथ रहा कि मुग़ल धीरे धीरे अपनी पावर बढ़ाते गए, नॉर्थ इंडिया में कंट्रोल किया, नॉर्थ इंडिया के बाद वो बुरहानपुर होते हुए से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से फिर महाराष्ट्र को कैप्चर करने के बाद फिर वो तेलंगाना, फिर आंध्रा, इस तरह से वो आगे बढ़ते गए। तो ये मुग़लों ने इस डायनेस्टी को, ये 5 डायनेस्टी के जो नाम मैंने बताया, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली वन बाई वन एक को ख़त्म किया। वो बिना इमाद शाही को छोड़ के, इमाद शाही पहले ही ऑलरेडी वो फिनिश हो चुकी है, तो इनको धीरे धीरे ग्रेजुअली ख़त्म कर दिया गया। या अब ये जो आपकी डायनेस्टी है, इनके कुछ कॉइन्स आप देख लीजिए। अब अहमदनगर को जब कैप्चर किया गया अकबर के ज़रिए, तो अकबर ने अहमदनगर के कॉइन्स निकाले। यहाँ पर जो सिल्वर में दिखाया गया है वो अहमदनगर के मिंट को आप देख सकते हैं, ये अकबर ने निकाला अहमदनगर को कैप्चर करने के बाद। यानी कि अकबर का अब ये कॉइन इंडिकेट कर रहा है कि कैप्चर हो चुका है और ये हिस्सा उसमें आ जा रहा है। इसी तरह से अगर आप बुरहानपुर जब कैप्चर किया गया तो बुरहानपुर से कॉइन अकबर ने निकाला, ये बुरहानपुर का कॉइन है, दूसरा जो कॉपर में आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ पर फिर आपको हम कॉइन दिखा रहे हैं, ये फिर आपको अहमदनगर का कॉइन है, जहांगीर का कॉइन है। ये जहांगीर का अहमदनगर का चांदी का सिक्का है ऊपर वाला, और नीचे वाला है इसी जहांगीर का कॉइन जो है वो अहमदनगर का कॉपर में। कॉपर के कॉइन्स में एक और चीज़ को हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहे थे यहाँ पर, कि ये ख़ास कर ये कॉइन बड़ा इंटरेस्टिंग कॉइन है। ये पैटर्न जो है ये फॉलो किया गया है, किसका, ये लोकल पैटर्न को फॉलो किया गया। लोकल पैटर्न के कॉइन्स पर काफ़ी तवज्जो दी जाती थी। वो ये दी जाती थी कि मार्केट में जो चीज़ चलती थी उसको कंटिन्यू करने की कोशिश की जाती थी। ये कॉइन अहमदनगर के बादशाह जो निज़ाम शाही जो थे, निज़ाम शाही के जो बादशाह थे, उनके कॉइन ऐसे चलते थे, फ़ी शहूर सना वाले और अली मुर्तज़ा अहमदनगर करके। इसी पैटर्न को फॉलो किया जहांगीर ने भी जब उसको कैप्चर किया, तो इवन शाहजहाँ ने भी उससे भी कॉइन निकाले। कुछ कॉइन अकबर के मिले शुरू के दौर में, कम है, लेकिन अकबर के कॉइन को रिपोर्ट किया गया। ये आपको दिखाया जा रहा है शाहजहाँ का कॉइन है, जो अहमदनगर से दिखा रहे हैं हम आपको। अहमदनगर में इसमें देख सकते हैं, बहुत साफ लिखा हुआ है चौथे लाइन में और उसके तरफ में। तो ये अहमदनगर का कॉइन्स ये भी है जो दक्कन को कवर कर रहा है, दक्कन के मिंट को दिखा रहा है। यहाँ आपको हम फिर दिखा रहे हैं औरंगज़ेब का कॉइन है ये, जो अहमदनगर के कॉइन्स को फॉलो कर रहा है। और अहमदनगर, और यहाँ पर दूसरा कॉइन जो नीचे में है वो औरंगाबाद मिंट का है, वो भी आपके दक्कन को कवर कर रहा है, इसलिए इसको यहाँ पर दिखाने की कोशिश। और बहुत सारे मिंट है जिसमें आपको संगमेर है, पूना है, औरंगज़ेब के बहुत सारे कॉइन आ रहा है, फेसबुक पर आ रहा है, देखिए। तो उसके बाद यहाँ पर दिखाया जा रहा है आपको कि औरंगज़ेब जो है वो औरंगाबाद से मिंट निकाल रहा है, फिर यहाँ पर संगमेर से, पूना से, ये आप देख सकते हैं बीजापुर से, गोलकुंडा का कॉइन है, ये गोलकुंडा से कॉइन निकला हुआ है जो कि आपका साफ औरंगज़ेब का, इधर पूना का है। इसी तरह से बीजापुर से कॉइन है। कई ऐसे मिंट है जो दक्कन को कवर कर रही है मुग़ल के पीरियड में कवर कर रही है। ये एक अहमियत की चीज़ हो गई। अब यहाँ पर बारिश शाही के कॉइन को अभी हम यहाँ से अब एक थर्ड डायनेस्टी आ जाती है। यहाँ पर एक और ताकत आई, दक्कन अब जैसे मुग़ल कंट्रोल कर रहे हैं इस रीजन में, मुग़ल कंट्रोल करते करते मुग़ल की पोजीशन को चैलेंज किया शिवाजी ने, मराठा ने। अब ये एक दूसरी ताकत दक्कन में इमर्ज कर, देखिए कितने तरह के लोग अभी आते जा रहे हैं, कितनी पावर्स इमर्ज कर रही है दक्कन में। अब एक ताकत फिर इमर्ज कर रही है, मराठा, जो शिवाजी की लीडरशिप में इमर्ज की। और शिवाजी के पास की दो इम्पोर्टेंस को समझने की ज़रूरत है यहाँ पर सबसे ज़्यादा। पहली इम्पोर्टेंस ये है शिवाजी के कॉइन्स की कि ये मुग़ल के पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा। जो मुग़ल का स्टाइल था कॉइन्स का, वो मुग़ल के कॉइन्स को उन्होंने फॉलो नहीं किया शिवाजी ने, बल्कि वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने एक अपने स्टाइल को, साउथ इंडियन दक्कन के स्टाइल को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं।
उनके गोल्ड कॉइन चले जिसको आप खून के नाम से जानते हैं। आप सब लोग मेरे ख्याल से नाम सुना होगा आपने, शिवाजी के गोल्ड कॉइन्स को खून कहते हैं, जो 3.5 ग्राम के आसपास में था। कुछ फनम भी कॉइन्स मिले हैं शिवाजी के, उसमें एक तरफ लिखा होता है छत्रपति और दूसरी तरफ श्री राजा शिव, देवनागरी में लिखा होता है। अब ये जो टाइप है, ये जो वेट स्टैंडर्ड है, ये मुगल का स्टैंडर्ड नहीं है, ये पूरा दक्कन का स्टैंडर्ड है, जो कि विजयनगर ने अपने कॉइन चलाए थे पगोड़ा, उसका स्टैंडर्ड को फॉलो किया गया। रीजन अलग हो गया, इंस्क्रिप्शन अलग आ गए, लेकिन वेट स्टैंडर्ड को जो फॉलो किया है वो दक्कन के अंदाज को फॉलो किया है, ना कि मुगल के इम्पीरियल को फॉलो करने की कोशिश की है शिवाजी ने। शिवाजी ने पूरे तरीके से यहाँ के हिस्से को, इसको अपने को फॉलो करने की कोशिश की। तो ये एक पहला पॉइंट है जो एक रिमेंबर करने के लायक है, जो इम्पोर्टेंट है। ये क्या, चूँकि ये कॉइन, गोल्ड के कॉइन्स मार्केट में जो चल रहे हैं वो अभी भी जो है वो इन्हीं नायकास के चल रहे हैं, विजयनगर के पैटर्न वाले कॉइन, और ये दक्कन में कॉमन है। और ये खाली यहाँ पर मत देखिएगा आप, यही 3.5 ग्राम का वेट का कॉइन आपको आदिल शाही ने चलाया, इसी वेट का कॉइन्स आपको निज़ाम शाही का जो गोल्ड कॉइन्स मिलता है वो यही मिलता है। यानी कि दक्कन का अपना जो स्टाइल है गोल्ड वाला, उसको ये लोग कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि मुगल वाले। पहला एक पॉइंट हो गया। दूसरा, शिवाजी का जो कॉइन्स है, शिवाजी के कॉइन्स कॉपर में भी काफ़ी देखने को मिलते हैं, जिसको हम शिवराई के नाम से जानते हैं, जिसमें एक तरफ लिखा होता है, ये हम आपको दिखाना चाह रहे थे। ये कॉइन देखिए, मेरे ख्याल से आप लोगों ने देखा होगा, बहुत लोगों ने। ये बहुत रेयर कॉइन माना जाता है, बहुत लिमिटेड कॉइन्स हैं लोगों के पास, कुछ प्राइवेट कलेक्शन में भी है और कुछ म्यूज़ियम्स में है। लेकिन ये है कि इसका ध्यान देखना, जब भी देखना कि जेन्युइन है कि नहीं, वो तवज्जो देने की ज़रूरत होती है जब हम शिवाजी महाराज के कॉइन्स को ये देखते हैं, कि क्योंकि रेयर चीज़ है, जिससे थोड़ा वो रहता है। लेकिन कॉपर के कॉइन्स शिवाजी के बहुत कॉमन हैं और आपको काफ़ी मिलते हैं, एक नहीं काफ़ी। ये आप शिवाजी के कॉपर कॉइन्स को देख सकते हैं। श्री राजा शिव एक तरफ देख रहे हैं और छत्रपति और दादा साहब, इसमें वेरिएशन है, कई वेरिएशन है। अब इस पर हम आपसे बात करेंगे, क्योंकि वेट स्टैंडर्ड की मैंने आपसे बात की थी। यहाँ पर वेट स्टैंडर्ड को फिर समझिए आप। ये लगभग 9.5 से 10 ग्राम वजन का कॉइन होता है शिवाजी का, जो कॉपर कॉइन। शिवराई का वजन जो है वो 9.5 से 10 के बीच का होता है, नहीं, या 9 से 10 कह लीजिए आप, उस ग्राम का होता है। ये पैटर्न अलग हो गया है, इसमें इंस्क्रिप्शन अलग हो गया, देवनागरी आ गई। फिर यहाँ पर जो है नई चीज़ क्या आई, कंडीशन क्या है, ये कुतुब शाही और निज़ाम शाही के कॉइन्स का जो वेट स्टैंडर्ड है, उसी वेट स्टैंडर्ड को फॉलो किया शिवाजी ने। यही 10 ग्राम के कॉइन मार्केट में चल रहे हैं, यानी कि इस रीजन में, जो रीजन है दक्कन का रीजन, दक्कन के रीजन में ये वेट स्टैंडर्ड मार्केट में एक्सेप्टेड है। वो कोई मुगल का स्टैंडर्ड यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं हुआ है। यहाँ पर एक्सेप्ट जो हो रहा है कॉपर में, ये कुतुब शाही, निज़ाम शाही, इनके कॉइन्स मार्केट में खूब मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में भी कई होर्ड मिलता है आपको, जिसमें आपको कुतुब शाही, निज़ाम शाही, कभी कभी कुछ कुतुब शाही के कॉइन देखिएगा और शिवाजी के कॉइन देखिए तो आप, अगर आप पढ़िए नहीं, देखिए नहीं, तो कन्फ्यूज़न लगता है, फैब्रिक वाइज एक तरह का लगता है, अक्सर आप कन्फ्यूज़ हो जाइएगा अगर आप फैब्रिक खाई देखेंगे। फैब्रिक कहते हैं ओवरऑल अपीयरेंस को, जो कॉइन्स का ओवरऑल अपीयरेंस होता है। जब तक आप पढ़, तो हम फैब्रिक इसलिए कहते हैं कि हम फैब्रिक से भी कॉइन को पहचानते हैं। जैसे मान लीजिए कि आज 5 रुपये का सिक्का है, 10 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये का सिक्का है, तो आप 5 रुपये का सिक्का उसके फैब्रिक से पहचान लेते हैं। आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती कि 5 रुपये लिखा हुआ कि नहीं, आपने हाथ में दिया, दूर से ही देखा, आप समझ गए कि ये 5 रुपीज़ होगा, तो उसको फैब्रिक कहते हैं। तो यहाँ पर शिवाजी के कॉइन्स को अगर आप फैब्रिक देखिएगा, ये वाला शिवराई का, तो बहुत हद तक आपको देखने में किससे मिलेगा, वो वहाँ पर कॉइन्स से मिल रहा है जो कि आपके कुतुब शाही का कॉइन्स है। तो यहाँ पर फिर लोकल ट्रेडिशन को फॉलो किया जाएगा, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लोकल ट्रेडिशन को काफ़ी तवज्जो यहाँ पर दी जा रही है। हाँ, यहाँ पर एक और चेंज शिवाजी में देखेंगे कि शिवाजी ने अपनी जो सिल्वर के कॉइन्स चला, चूँकि सिल्वर के कॉइन्स नहीं मिलते, 1-2 कॉइन्स मिले हैं जगदम्बा पर्सन वाले बहुत पहले, तो सिल्वर के कॉइन्स के बारे में क्या कहा जाए कि भाई क्यों नहीं मिले। तो इस पर हाइपोथेसिस ये है कि ये पॉसिबिलिटी ये है कि शिवाजी ने अपने गोल्ड के कॉइन्स और चांदी के कॉपर के कॉइन जो है वो लोकल पैटर्न को फॉलो किया, और सिल्वर के कॉइन्स हो सकता है कि जो औरंगज़ेब के, मुगल के चल रहे थे, उसको वो कंटिन्यू किया जाए, इसलिए कि उनके कॉइन्स देखने को मिल नहीं रहे। तो अच्छा, जो मिले भी हैं जगदम्बा पर्सन, वो भी 11 ग्राम के मिले हैं, सिल्वर के वेट स्टैंडर्ड में ही देखने को मिल रहे हैं। अब हम दूसरे सेक्शन में मराठा में आएंगे। मराठा का जो दूसरा सेक्शन, ये जो पीरियड है, जिस पीरियड की मैंने बात किया है,
मैंने एक दूसरी जगह कहीं एक लेक्चर में बताया था कि ये जो पीरियड है जिसमें हम बोलते हैं कि जब दक्कन ने अपनी ताकत को एक्सर्ट किया और अपने स्टाइल को फॉलो करने की कोशिश की, तो ये पूरा जो दक्कन का हिस्सा है राइट फ्रॉम द कुतुब शाही, निज़ाम शाही से ले लीजिए अगर आप, और शिवाजी तक कह लीजिए, तो शिवाजी को ही अगर आप ले लीजिए तो ये वो पीरियड है जिसने दक्कन ने अपना एक स्टैंड लिया और अपने हिसाब से सिक्के को चलाया, अपने टर्म्स कंडीशन पर चलाया, ना कि ट्रेडिशन को फॉलो करने की कोशिश की एज फार एज इंस्क्रिप्शन इज कंसर्न, लीजेंड इज कंसर्न। ठीक है, वेट स्टैंडर्ड को फॉलो किया गया चूँकि उसकी इकोनॉमिक नीड्स थी, लेकिन उसमें जो राइटिंग है वो उसने अपने पसंद की चीज़ों को लिखी, अपने हिसाब की चीज़ों को लिखी, ना कि कॉपी की। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शिवाजी। अब हम मराठा के दूसरे सेक्शन में जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं पेशवाओं के सिक्कों। पेशवा के सिक्के बहुत मिलते हैं, एक नहीं हज़ारों तादाद में मिलते हैं। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि पेशवाओं के सिक्के जो है वो चांदी के ज़्यादा मिलते हैं। मैक्सिमम कॉइन जो पेशवा के मिलेंगे वो गोल्ड में नहीं मिलेंगे, बल्कि आपको सिर्फ और सिर्फ चांदी के मिलते हैं। गोल्ड में तो नहीं के बराबर हैं, इसी तरह से कॉपर के बहुत कम मिलते हैं, कुछ मिलते हैं। तो ज़्यादातर जो कॉइन्स आपको मिलेंगे वो आपको चांदी के मिलेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि इन्होंने सिक्के मुग़ल बादशाह के नाम पर चलाए। दूसरी बात, मुग़ल बादशाह के नाम पर चलाए। और तीसरी बात यह है कि मुग़ल बादशाह के नाम पर चलाए नहीं, बल्कि पर्शियन में लिखे मुग़ल पैटर्न पर भी चलाए और मुग़ल बादशाह के नाम पर भी चलाए। अब सवाल ये उठता है कि क्यों चलाया गया, मुग़ल बादशाह के नाम पर क्यों चलाया जा रहा, जबकि मुग़ल बादशाह कमज़ोर हो चुके हैं, वो ताकत नहीं है जो पहले ताकत हुआ करती थी, अब वो ताकत भी उनके पास नहीं है, तो क्यों उनके नाम पर सिक्के चल रहे? इसको जानना हमें ज़रूरी होता है। इसका जवाब अभी आगे भी आपको मिलेगा जब हम हैदर अली पर आएंगे। तो एक चीज़ होती है कंटिन्यूटी ऑफ टाइप। कंटिन्यूटी ऑफ टाइप का मतलब है कि मुग़ल की करेंसी पूरे भारत में एक्सेप्टेड थी, खासकर चांदी के सिक्के की बात हो रही है, रुपया की बात हो रही, पूरे भारत में एक्सेप्टेड थी। और एक्सेप्टेड होने की वजह से क्या हुआ कि लोगों ने उसी को फॉलो करने की कोशिश की। इसकी वजह क्या होती थी कि जनता उसको आराम से एक्सेप्ट कर ले, जनता को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम ना हो, उसको किसी चीज़ का वो ना हो कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसी कारण से इन्होंने मुग़ल बादशाह के नाम पर निकालना शुरू किया। और सिर्फ आपको उन्होंने नहीं बनाया, मराठा पेशवा ने किया, ऐसा नहीं। इसके अलावा आपको ये कॉइन यहाँ पर देखिए, मराठा पेशवा के साथ साथ आपको ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, हैदराबाद निज़ाम, अवध के नवाब, राजपूत रूलर्स, ये सारे लोग जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, सब ने मुग़ल बादशाह के नाम पर सिक्के चलाए। एक्सेप्टेंस ऑफ द मासेस, ये रीज़न दिया जाता है कि वो उनके नाम पर एक्सेप्ट हो जाता था और लोगों को इसको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, समझने की ज़रूरत ना पड़े, वेट नेट को फॉलो करने की कोशिश करते थे, उसको इस तरह से समझने की कोशिश की गई। इसमें हम एक और पॉइंट को बताना चाह रहे थे आपको कि इसमें एक थोड़ा चेंज लाया, लेकिन चेंज क्या लाया कि इन लोगों ने कुछ अपने मिंट मार्क बना दिए। जैसे आप पहला कॉइन देखिए पूना का, इसमें अंकुशी मार्क बनाया है, ये ख़ास पहचान हो गया कि अगर आपको अंकुशी मार्क दिख जाए तो आप समझ लीजिए कि ये कॉइन जो है ये हमारा पेशवा का कॉइन है। और पूना मिंट से, पूना मिंट के लिए अंकुशी बना। इसी तरह से हर मिंट का अलग अलग कोई ख़ास मिंट मार्क बनता गया। नासिक ने अलग बनाया, ये गुलशनाबाद मिंट का कॉइन है नासिक का, तो वो पेशवा पीरियड का। अब इसमें एक सवाल जनरल स्टूडेंट कर सकता है कि भाई जब इसमें पेशवा का नाम नहीं लिखा हुआ है तो आप कैसे एट्रीब्यूट करते हैं कि ये कॉइन पेशवा का है, कहीं पर नाम नहीं लिखा हुआ है। वहाँ तो हमने शिवाजी का नाम पढ़ा इसलिए हमने शिवाजी कहा, यहाँ पर तो नाम नहीं है, पेशवा क्यों कर रहे हैं? तो इसको हम दूसरे तरह से समझते हैं। हम समझते हैं इसके डेट के आधार पर हम इसको एट्रीब्यूट करते हैं। हमने जो डेट पढ़ा और डेट को मुझे मालूम हुआ कि भाई गुलशनाबाद या पूना 1790 में या 1810 में किसके पास है, ये आपको दूसरे रिकॉर्ड से मालूम है कि भाई ये 1790 में ये मराठा को मुग़ल नहीं कंट्रोल कर रहा है, बल्कि कौन कर रहे हैं, वो पेशवा कर रहे हैं। तो इसलिए मराठा पेशवा का कॉइन्स ये कहा जाता है, ये उनके कॉइन्स। इसी तरीके से जब आप साउथ इंडिया दक्कन के कर्नाटक हिस्से में आते हैं, मैसूर के हिस्से में आते हैं, जब हैदर अली की हुकूमत आती है इस हिस्से में, तो हैदर अली ने भी अपने कॉइन गोल्ड में चलाए, अपने कॉइन चांदी में चलाए और अपने कॉइन्स कॉपर में चलाए। गोल्ड के कॉइन हैदर अली ने नायकास के कॉइन्स को कॉपी किया।
उसी को ट्रेडिशन को फॉलो किया, जिसमें शिव पार्वती की फ़ोटो देखने को मिलती है। अब शिव पार्वती की फ़ोटो क्यों है इसमें? वो इसलिए है कि कंटिन्यूशन ऑफ टाइम, जो आपने मराठा के केस में समझा, वो चीज़ अब आप यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उस रीजन में मैंने बताया था कि वो जो रीजन है वहाँ पर नायकास के कॉइन्स चल रहे हैं, और उस कॉइन्स में आपको ये चीज़ देखने को मिल रही है जिसमें शिव पार्वती की फ़ोटो, ये शिव पार्वती की फ़ोटो इसमें आप इस कॉइन्स में देख सकते हैं, बहुत क्लियर दी गई। लेकिन थोड़ा सा चेंज किया हैदर अली ने अपने कॉइन्स में। उधर उसमें क्या होता था कि वो जिगजैग लिखा होता था, या कुछ और कुछ डॉट होते थे, या कन्नड़ निबल्स होते थे। इन्होंने क्या किया कि एक अल्फ़ाबेट अपना हे इज़ एच, हे इज़ द अल्फ़ाबेट ऑफ उर्दू और अरबिक और पर्शियन, तो उसमें उन्होंने एच लिखना शुरू किया, हे लिखना शुरू किया ऑन द वन साइड, अदर साइड शिव पार्वती की फ़ोटो। तो ये जो है, ये अगेन इसका एग्जाम्पल आप कंटिन्यूशन ऑफ टाइप कह सकते हैं, कि कंटिन्यूशन ऑफ टाइप के ज़रिए ये देखने को मिला। ये फिर कुछ और कॉइन्स है जो कि टीपू सुल्तान के कॉइन्स है, यहाँ पर वो देख सकते हैं आप, वो भी उसी पैटर्न पर चलाया है टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान के कॉइन्स जो है वो भी मुग़ल पैटर्न पर नहीं है, वो अलग अलग पैटर्न पर ही चलाया उसने अपने ये पैटर्न पर। यहाँ पर टीपू सुल्तान के कॉपर के कॉइन्स हैं, जिसको पैसा कहा जाता है। और जैसे अकबर ने अपने सिक्के में एक नए कैलेंडर लाया था, इलाही कैलेंडर के सिक्के, वैसे ही टीपू सुल्तान ने अपने सिक्के में मौलूदी कैलेंडर को इंट्रोड्यूस किया था। इस कैलेंडर विच वॉज इंट्रोड्यूस बाई टीपू सुल्तान 6th सेंचुरी, अपने 6th रेगनल ईयर में, और ये इसको साउथ इंडियन कैलेंडर पर बेस करके उसने बनाया था। और इसकी बिगनिंग प्रॉफिट मोहम्मद के बर्थ से करता। जनरली हिजरी डेट की जो शुरुआत होती है, ज़्यादातर कॉइन्स में आप मध्यकालीन भारत के जो सिक्के आप देखेंगे उसमें अधिकतर आपको क्या मिलेगा कि जो डेट आ रही है उसका एक ख़ास फीचर्स है, वो हिजरी कैलेंडर में आती है। हिजरी इज़ इस्लामिक कैलेंडर, और इसमें जो बिगनिंग हिजरी की वो है 622 से माना जाता है। 622 का मतलब हो गया कि माइग्रेशन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद फ्रॉम मक्का टू मदीना। तो वो चीज़ें चली आ रही है। अकबर ने इसको बंद किया था और इलाही कैलेंडर शुरू किया था, नया कंसेप्ट दिया था। इसी तरह से इसने भी बंद करके एक नया कैलेंडर लाया था जिसको मौलूदी कैलेंडर कहते हैं। ये टीपू सुल्तान के कॉइन्स, ये टीपू के कुछ कॉपर कॉइन्स हैं जिसको यहाँ पर दिखाया जा रहा है आपको। एलिफेंट का डिपिक्शन कॉपर के कॉइन्स में बहुत कॉमन है, और मिंट का नाम लिखा होता है, डेट लिखी होती है, मौलूदी डेट है तो मौलूदी डेट लिखी होती है, और अगर हिजरी है तो हिजरी डेट लिखी होती है। ये आपको फिर टीपू का चांदी का सिक्का है। और टीपू ने कोई मुग़ल बादशाह के नाम पर सिक्के नहीं चलाए कभी भी, हालांकि बाकी लोगों ने, हैदर ने चलाया, लेकिन टीपू सुल्तान ने मुग़ल के पैटर्न पर तो सिक्का नहीं चलाया। वेट ठीक है, बिना वेट स्टैंडर्ड को भी फॉलो नहीं किया। इसका वेट स्टैंडर्ड भी गोल्ड कॉइन्स का जो है वो पूरे तरह से साउथ इंडियन गोल्ड स्टैंड का स्टैंडर्ड है। वो 3.5 ग्राम का पगोड़ा का जो वेट स्टैंडर्ड है वो उस पर चला रहा है, वो मुग़ल के वेट स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहा है। हाँ, सिल्वर में वेट स्टैंडर्ड को फॉलो हो रहा है 11 ग्राम का, लेकिन ट्रेडिशन उनका अलग है, राइटिंग अलग है, उनके इंस्क्रिप्शन से कोई मैच नहीं करता। ये एक चीज़ है। फिर ये टीपू के कॉइन्स में आप देख सकते हैं कि अलग अलग नाम दिया है अपने सिक्के का, वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर बाकरी करके लिखा हुआ है, इस नेम ऑफ वन इमाम। इस पर हम डिटेल नहीं जा रहे हैं, उसे दिखाने के लिए यहाँ पर करना चाहते हैं। फिर एक डायनेस्टी आती है जिसको आप जानते हैं, आसफ जाही डायनेस्टी, जो हैदराबाद की है। हैदराबाद की जो डायनेस्टी है, जिसको शुरुआत में मैंने कहा कि जैसे इन बाकी लोगों ने मुग़ल बादशाह के naam पर चलाया सिक्का, वैसे ही इन्होंने भी अपने सिक्के मुग़ल बादशाह के नाम पर चलाए। इसमें आपको देखने को मिलेगा अकबर सेकंड के नाम पर सिक्का है, बहादुर शाह जफर के नाम पर सिक्के हैं। फिर बाद में इन लोगों ने क्या किया था कि ये अलग टाइप के सिक्के बनाना शुरू कर दिए थे, जिसमें वो अपना टाइटल लिखने लगे, आसफ जाह निज़ामुल मुल्क बहादुर। एक तरफ आसफ जाह निज़ामुल मुल्क बहादुर जो इनको टाइटल मिला था चिन कुलीज खान को, वो टाइटल फिक्स हो गया उनके सिक्कों के अव्वस के तरफ, एक तरफ के लिए। और उसमें डेट वगैरह लिखते थे, डेट के साथ साथ 92 भी लिखा होता। 92 इज अब्जद सिस्टम पर बेस करके प्रॉफिट मोहम्मद के लिए, तो उस पर हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं इसको, अगर बाद में क्वेश्चन में पूछिएगा तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर फिर आपको दूसरे साइड में वही मानूस मेमनमस सना जुलूस लिखा हुआ आता है, और फरखुंदा बुनियाद करके मिंट है जो अकबर इनकी कॉइन्स में देखने को मिलेंगे। और ज़्यादातर कॉइन जो इनके चले हैं वो इसी मिंट से चल रहे हैं, फरखुंदा बुनियाद के नाम से।
ये फिर आपके महबूब अली ख़ान के कॉइन्स हैं जिसमें अल्फ़ाबेट ये भी देते हैं, ये भी निज़ामुल मुल्क पूरा एक सारे बादशाह ने, चाहे महबूब अली ख़ान हो, चाहे उस्मान अली हो या निज़ाम अली हो, सब ने एक ही चीज़ लिखी, आसफ़ जाह निज़ामुल मुल्क बहादुर। अब इनका एट्रीब्यूशन कैसे हुआ कि एग्जैक्ट बादशाह कौन है, महबूब अली है या निज़ाम अली है या जो भी इनके निज़ाम थे, कैसे होगा? तो दो तरीका होता था। एक तो डेट के आधार पर आप पकड़ते थे कि भाई डेट अगर है और आपको डेट याद है या मैच करे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये सिक्के उनका निकला है। और दूसरा तरीका ये था कि वो अल्फ़ाबेट डाल देते थे अपने नाम का, पहला लेट का। जैसे अगर महबूब अली ख़ान का कॉइन्स है तो इसमें देखिए, इसमें मीम लिखा हुआ आपको दिख जाएगा, विच इंडिकेट महबूब। निज़ाम अली का है तो नू लिखा हुआ आएगा, सिकंदर जा का है तो सिंह लिखा हुआ आएगा। तो अलग अलग बादशाह, जो अलग अलग जो निज़ाम थे, वो अपने अपना इनिशियल दिया करते थे, वो वही ट्रेडिशन कंटिन्यू रहेगा। निज़ाम का एक और इम्पॉर्टेंस है जब हम दक्कन में बात करते हैं कि भारतीय शासक में मशीन से सिक्के लाने की प्रणाली वो हैदराबाद निज़ाम ने की। अच्छा, ब्रिटिश पहले थे जिन्होंने लाया भारत में इंडिया मशीन की, लेकिन हम इंडियन रूलर्स की बात करें, अमंग इंडियन रूलर्स, तो उसमें हैदराबाद निज़ाम को माना जाता है कि पहला शासक है जिसने खुद का टकसाल बनाया। और ये 1947 के बाद फिर इसी मिंट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्वायर किया, जो हैदराबाद में मिंट, अब तो खैर चेंज हो गई बहुत सारी, लेकिन शुरू में यही मिंट थी जो हमारे पास हैदराबाद में मिंट थी। तो ये मशीन से बने हुए सिक्के को आपको दिखाया कि इसमें चार मीनार का डिपिक्शन काफ़ी कॉमन रहा। और दूसरी चीज़ है कि इसमें डिनोमिनेशन देखने को मिला, चार मीनार देख सकते हैं, और नीचे के हिस्से में, बॉटम के हिस्से में वो अल्फ़ाबेट दिखता है। अगर पहले वाले कॉइन्स में देखिए तो मीम लिखा हुआ तो महबूब अली ख़ान, और दूसरे वाले में ऐन है तो इसका नाम उस्मान अली ख़ान, ये पहचान बन जाती है। और पहला वाला जो है वो चांदी का सिक्का, तो उसमें लिखा हुआ ₹1 रिवर्स में विद इन द सेंटर, और इधर लिखा हुआ है रिवर्स साइड में यक अशरफी मतलब एक अशरफी। तो ये गोल्ड कॉइन्स की शुरुआत दिखाई गई। ये कॉपर के कॉइन्स है जो कि मीर महबूब अली ख़ान के वक्त के आपको दिखाए जा रहे हैं यहाँ पर। तो महबूब अली ख़ान के भी हैं और उस्मान अली ख़ान के। तो ये तुगरा स्टाइल की कैलीग्राफी है जिसको हम देख सकते हैं। कुछ कॉइन्स उस्मान अली ख़ान के पीरियड में मिले हैं जिसमें उर्दू, हिंदी, तेलुगु और इंग्लिश इन स्क्रिप्ट में लिखा हुआ मिलता है। तो ये नीचे का जो स्क्वायर कॉइन है वो उसमें आपको वो देखने को मिलेगा। फिर आपके पास यही कॉइन लास्ट है मेरे पास, और ये आपको फिर दिखा दें पर ये कॉइन्स है। ये यहाँ तक हमने आपको बताया और ये स्लाइड को दिखाया। इसमें एक और चीज़ है कि इस पीरियड की जब हम बात करते हैं तो हम इसमें एक और चीज़ देखते हैं कि वो ये चीज़ देखते हैं इस पीरियड में कि कैलीग्राफी का बहुत अहमियत है। जो कैलीग्राफी एक स्टाइल ऑफ राइटिंग को कहते हैं, तो हर वंश में, हर पीरियड में अलग अलग कैलीग्राफी को डेवलप किया गया। दिल्ली सल्तनत की अपनी स्टाइल ऑफ कैलीग्राफी है, बहमानी ने अपना डेवलप किया, कुतुब शाही ने अलग किया, मुग़लों ने अलग बनाया। तो ये अलग अलग स्टाइल ऑफ कैलीग्राफी भी आपको देखने को मिलता है। अब हम आपसे चाहे तो आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, बिल्कुल ओपन है ये। इसमें हम अब आपसे बात करेंगे, इसको वो हटा के अब ये कर दो, ये फेसबुक को वो कर दो, तो स्लाइड हटा दो, स्लाइड खत्म कर दो।
इसे को कुछ क्या आता है स्टॉप करने का कोई ऑप्शन नहीं। स्टॉप ही नहीं आता पीछे अगर तो पीछे पीछे वो तो अभी वो तो ख़त्म हो गया मैंने कर दिया तो नहीं कैब वो फिर नहीं हो रहा फिर मैं चाह रहा था इस पर आने के लिए लाइव आने के लिए फिर से क्वेश्चंस के लिए किसी को वो मुझे इस पर क्लिक करो हम्म, हाँ पीपीटी जहाँ पर था वो आप आ ही नहीं रहा वो वाला उसको कर रहे थे ये देखो ये कैप्शन दबा करके हाँ बताइए शेयर क्या क्या निकाल दें हाँ हाँ ये व्यूइंग कमेंट है नहीं वो आ ही नहीं रहा उसमें कुछ भी नहीं आ रहा जी हाँ आपको भेजा आपकी आवाज़ आ रही पूरी हाँ और देखिए देखते हुए कोशिश कर रहे हैं फिर एक बार देखिए गड़बड़ है अच्छा इसमें। अच्छा अच्छा यहाँ पर ऑप्शन ही आ जाता है। स्ट्रीम सेटअप करा था स्क्रीन अगर मैं कोशिश कर रहा था लाइव आने के लिए लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है नहीं हो पा रहा है तो अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे लिख के दे दीजिए तो मैं बाद में आपको जवाब देता रहूँगा बट अदरवाइज़ मैं कोशिश कर रहा था कि आपसे डायरेक्ट रूबरू हो मैं लेकिन हो नहीं रहा है तब कुछ यहाँ पर टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम आ रहा है वो हल्का हैंग जैसा हो गया कुछ आ ही नहीं रहा है